अच्छा, किसी को अचानक घर में अगर खुजली हो जाए शुरू, और तो वो क्या फर्स्ट एड अपनाना चाहिए उसको तुरंत डॉक्टर से मिलने से पहले, अगर बहुत। अब हम सबके पास एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस होती हैं घर पे. हमारे पास एलेग्रा होता है, एविल होता है. दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप. और इसमें कई लोग परेशान होके जाते हैं किसी. एलग्रा तो एडवांस हो गया ना थोड़ा सा। बिल्कुल भी एडवांस नहीं है. अच्छा। एलेग्रा का केमिकल कंपोजिशन इज फेक्सोफेनाडीन. ये सबसे ज़्यादा इजी दवा है और किसी भी लिवर, किडनी, हार्ट, लॉन्ग टर्म किसी में भी नुकसान नहीं करेगी. एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस जो होते हैं, जिसको हम लोग मेडिकली एंटी हिस्टामिन बोलते हैं, आपका सिट्रजीन, लीवोसिट्रजीन, एलेग्रा, एटरैक्स, ये ऐसे दवाइयाँ होती हैं जो किसी भी और दवाइयों के साथ ले सकते हैं और कोई ड्रग इंटरैक्शन नहीं होगा. कोई लॉन्ग टर्म सिस्टमिक प्रॉब्लम, किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होगा. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू कैन टेक. आई एम नॉट सेइंग कि आप स्टेरॉइड्स लीजिए. यस, उसको लॉन्ग टर्म अनसुपरवाइज देने से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं. बट ये जो एंटी एलर्जिक्स हैं वो आप रूटीनली ले सकते हैं. और इसमें अगर इचिंग हो गया, लोगों का सबसे पहला रिएक्शन होता है कि किसी डिस्पेंसरी भागो या किसी एरिया में जाके सबसे पहले 2 इंजेक्शन लगवा लो. और वो इंजेक्शन एक स्टेरॉइड और एक एविल का इंजेक्शन होता है. तो वो अवॉइड करना है. ऐसे इमरजेंसी केसेस में ऐसा नहीं होगा कि वो इंजेक्शन आपको ज़्यादा फास्टर रिलीफ दे देगा. और क्यों स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेना? साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं. तो आप बस एक एंटी एलर्जिक लीजिए, 2 घंटा वेट करिए और बॉडी को मॉइस्चराइज करिए. कई बार मॉइस्चराइजेशन से ही काफ़ी इचिंग में कंट्रोल हो जाता है. उस लोकेशन को मत छेड़िए जहाँ पे आपको जो इचिंग हो रही है. हाँ, लेकिन उस एरिया को मॉइस्चराइज ज़रूर कर लीजिए. अच्छा, एक सवाल ये था कि शरीर के किस हिस्से में एक्जिमा का होना क्लिनिकली बहुत डेंजरस माना जाता है? देखिए, हिस्से में तो नहीं, कई बार वो हिस्ट्री से जानना पड़ता है. एक्जिमा अगर आपको ड्रग रिएक्शन के वजह से हो रहा है, कोई आपने दवा ले ली है, उसके रिएक्शन के वजह से अगर आपको एलर्जी हो रही है, वो बहुत जानलेवा हो सकती है. क्योंकि इसमें एक डिजीज़ होती है स्किन स्कारलेट सिंड्रोम या टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस. इसका हिंदी में मतलब ये है कि आपने कोई ड्रग लिया, वो बॉडी आपसे ड्रग का रिएक्शन हो गया और आपकी स्किन इस तरह से हो गई जैसे बर्न पेशेंट की स्किन हो जाती है, स्काल्डेड हो गई, स्किन की पूरी एक लेयर निकलने लगी. इस टाइप के जो एक्जिमाज होते हैं, इस टाइप के एलर्जीज जो होते हैं, वो जानलेवा होते हैं. इसमें ये नहीं पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ही है तो ही जानलेवा है, बट वो आपके हिस्ट्री से पता लगेगा. अगर वो ड्रग रिएक्शन है तो वो जानलेवा भी हो सकता है. इसके अलावा और कौन सी एलर्जीज हैं जो जानलेवा हो सकती हैं स्किन की? देखिए, एलर्जी हम उस सेंस में बात कर रहे हैं कि ये बहुत कोई भी स्किन का रैश है या स्किन का लीजन है, दैट इज एन एलर्जी. तो उसमें कई सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं. डिजीज स्पेसिफिक बताइएगा. हाँ, जैसे कि पेम्फिगस वल्गैरिस करके एक बीमारी होती है जिसमें छोटे छोटे फफोले टाइप निकलते हैं बॉडी में और फिर वो टूट कर आपके स्किन में रॉ लीजन्स बना देते हैं. तो आपकी स्किन एक्सपोज हो जाती है एनवायरनमेंट में, तो वहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है. उसी तरह सोरियासिस बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को सोरियासिस के बारे में पता है. अगर ये भी बहुत मात्रा में हो जाए, 80% से भी ज़्यादा आपकी बॉडी को इन्वॉल्व कर ले, तो उसको बोलते हैं एरिथ्रोडर्मा. और इसमें होता क्या है, स्किन एक बैरियर है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. उसका काम है आपकी बॉडी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना. अगर वो 80% डैमेज हो गया है, चाहे वो किसी चीज़ से भी हो जाए, तो वो बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं कर पाएगा, तो हाइपोथर्मिया होने के चांसेस हैं. इन्फेक्शन को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, सेप्सिस होने के चांसेस हैं. तो स्किन के जो फंक्शंस होते हैं ना, वो ढंग से वो कर नहीं पाएगा और उसके वजह से आपको जानलेवा प्रॉब्लम हो सकती है. बॉडी का एक्सपोजर बढ़ जाएगा, सारे जितने भी पॉल्यूशन से लेकर के जो भी बैक्टीरियाज हैं सबसे. क्या मैम लंबे समय तक अगर आपको स्किन की कोई डिजीज़ है, एलर्जी है, एक्जिमा है, तो ये कोई सिस्टमेटिक इंटरनल चेंज ला सकती है बॉडी में? अगर लंबे समय तक आपको कोई भी एक्जिमा है तो कई बार वो हाइपोथर्मिया और आपका टेम्परेचर डिसरेगुलेशन कर सकता है. उसी तरह अगर आप कई बार जो लंबी बीमारियां होती हैं, लंबा एक्जिमा होता है, उसमें आपको कुछ दवाइयां भी दी जाती हैं. वो दवाइयां भी इम्यूनोसप्रेसिव होती हैं, इम्यूनिटी को कम करने के लिए होती हैं. तो उससे भी कई बार आपका ब्लड काउंट कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, कई बार उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है. तो ये सारा अगर आप लंबा कोई भी बीमारी रखोगे, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं. और अगर वो दवा है, दवा के साइड इफ़ेक्ट्स भी
ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, इस बातचीत का आखिरी सवाल मेरा ये है, जो हमने एक थोड़ा सा टच भी किया कि सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे ऐसा बता रही थी कि बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं। लोग मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, स्टेरॉइड्स के बारे में तो आपने बताया ही। इससे जुड़े, सिम्टम से जुड़े, डायग्नोसिस से जुड़े और ट्रीटमेंट से जुड़े, तीनों से जुड़े हुए हज़ारों हज़ार मिथ जो हैं मौजूद हैं। बहुत कॉमन मिथ क्या है जो आपको ओपीडी करते हुए रोज़ दिखते हैं? देखिए, सिम्टम्स रिलेटेड तो ये है कि ये किसी खान पान से नहीं हो रहा है। सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैंने क्या खाया पिया जिसके वजह से ये हो गया। तो अक्सर एक्जिमा एलर्जी किसी खान पान के वजह से नहीं होता। कोई फूड एलर्जी भी अक्सर बॉडी में, स्किन में कोई सिम्टम नहीं देता। फूड एलर्जी का सबसे कॉमन सिम्टम आपका पेन, एब्डोमेन, आपका डायरिया, उल्टी, ये सब होता है। स्किन का अक्सर फूड एलर्जी का कोई सिम्टम नहीं होता। दूसरा, ये कॉमन प्रॉब्लम होती है कि क्या मेरे से किसी और को फैल जाएगा। तो ये सारे एक्जिमा कंटाजियस नहीं होते अनटिल एंड अनलेस वो इन्फेक्टिव हो। और तीसरा सबसे कॉमन ये है कि अगर आपको किसी चीज़ से आज एलर्जी हुई है तो आपने उसको पहले कभी यूज़ नहीं किया होगा। कहने का मतलब, अगर जैसे हेयर डाई एलर्जी है, लोग अक्सर जब उनको हेयर डाई एलर्जी बताया जाता है कि उनको हेयर डाई से एलर्जी हो गया है, उनका पहला स्टेटमेंट यही होता है कि मैं तो सालों से हेयर डाई यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप कोई चीज़ सालों से भी यूज़ कर रहे हैं, ट्रिगर बाद में हुआ हो, 11-12 साल से भी यूज़ कर रहे हैं, तो भी 13वें साल हेयर डाई से एलर्जी या किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। सीमेंट का एक्सपोजर पहले भी हुआ है तो भी आज आपको 5 साल के बाद सीमेंट से एलर्जी हो सकती है, क्योंकि बॉडी कब उसको सेंसिटाइज करके कब उसका रिएक्ट करेगी वो बॉडी पे निर्भर करता है, हम में आप पे नहीं। अच्छा, और डायग्नोसिस से जुड़े हुए, ट्रीटमेंट से जुड़े हुए कोई अगर मिथ अगर आप बताएं? डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में तो क्योंकि ये कई है, लोग ना टेस्ट कराते रहते हैं एलर्जी का जी खुद से ही, और वो उनको फिर लगता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। सो जैसे एक कॉमन हाइव्स या पित्त का एक बीमारी होता है, अर्टिकेरिया बोलते हैं। उसमें कई बार डॉक्टर्स भी एक लंबा सा एलर्जी टेस्ट बोल देते हैं कि आप ले लो, कि और उसमें आता है कि आपको बैंगन से एलर्जी है, आपको कॉलीफ्लावर से एलर्जी है, और वो किसी भी काम का नहीं होता है। वो 14-15 हज़ार रुपये का होगा। इवेंचुअली उस एलर्जी टेस्ट के बाद भी आपको एंटीहिस्टामीन्स या एंटी एलर्जिक लेने होंगे। तो ऐसा एलर्जी टेस्ट ना करें, उससे आपके पैसे जाएंगे, कोई आपके ट्रीटमेंट लाइन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो इस तरह के अननेसेसरी टेस्ट से दूर रहना है। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा लूँ, कोई खून में मेरी कमी है वो करवा लूँ, खून में कोई खराबी तो नहीं हो गई है वो करवा लूँ तो पता लग जाए। स्किन की मोस्टली जो बीमारियां होती हैं वो या तो आंखों से डायग्नोस हो जाती हैं, या जो नहीं हो रही हैं उसके लिए स्किन बायोप्सी करते हैं। उसके अलावा हार्डली टेस्ट होते हैं खून के, जो कि स्किन डिजीज या इवन एक्जिमा को डायग्नोसिस के लिए चाहिए होते हैं। खुद ही लोग आजकल एलर्जी प्रोफाइल वगैरह करा रहे हैं, एंटीबॉडी टेस्ट तक करा ले रहे हैं लोग गूगल करके। हाँ, इट इज़ अननेसेसरी। अगर आपकी बॉडी एटोपिक है, आपको एक्जिमा प्रोन है बॉडी, आपको अर्टिकेरिया है, तो आपके आईजीई एंटीबॉडी ज़्यादा आएगा ही आएगा। पर उससे क्या आपके ट्रीटमेंट लाइन में कुछ डिफरेंस आ रहा है? कुछ भी नहीं डिफरेंस आ रहा है। तो अनटिल अनलेस आपका डायग्नोसिस में आपको डाउट है कि आपको एज अ डॉक्टर कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बीमारी है, तो आप टेस्ट करवाओ ना। 90% आंखों से और इवैल्यूएशन से ही समझ आ जाता है कि क्या बीमारी है, और कोई और टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये भी कि आप जो है, आपकी स्किन, सबकी स्किन सेम नहीं है, सबकी इम्यूनिटी अलग है, सबके जो है स्किन के जो नेचर है वो अलग है। तो किसी का देखा देखी आप जो है इलाज ना करें, ना कोई दिमाग में ऐसा भ्रम पालें कि सामने अगर परिवार में है किसी को तो आपको होना ही है। आप जो है स्किन के डॉक्टर से मिलें।